लॉकडाउन से जिंदगी कैसे ऑन हो, इसका इंतजार आपको भी है और हमको भी। देश की राजधानी दिल्ली तो दौड़ पड़ी है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसका पहिया जाम है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि आखिर इसकी वजह भी यही है कि आखिर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों के संक्रमित होने की संख्या, यही इसकी वजह है। और लोग अब ये भी कहने लगे हैं कहीं मुंबई न्यूयॉर्क की राह पर तो नहीं चल पड़ी है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना की राजधानी बन चुके हैं, कोरोना का कैपिटल बन चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए, इसी पर सीधे बात करने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री मिलनसार व्यक्तित्व के धनी अनिल देशमुख हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आपकी कैफियत कैसी है? खैरियत से होंगे, आपकी कैफियत कैसी है? हेलो अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अनिल जी? हाँ आ रही अभी आ रही। अनिल जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आपकी कैफियत कैसी है? एकदम ठीक है, खैरियत से, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, एकदम खैरियत से। जी अनिल जी, सबसे पहला सवाल, क्या मुंबई न्यूयॉर्क की राह पर चल पड़ी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि मुंबई की परिस्थिति है, मुंबई जो है उसकी परिस्थिति बाकी स्टेट कैपिटल है या बाकी राज्य है उससे बहुत अलग है। पहली बात, यहाँ पे ऐसा है, मुंबई में ऐसा है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुंबई में आती है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट मुंबई में आते हैं। उसी प्रकार मुंबई में जिस प्रकार की काफी बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां हैं, उसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखेंगे पर किलोमीटर, तो करीबन एवरेज इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 3500 पर स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई की डेंसिटी आप देखिए करीबन 75,000 पर स्क्वायर किलोमीटर की मुंबई की डेंसिटी है। उसी प्रकार चौथा रीजन यह है कि जो भी दिल्ली में जो तबलगी समाज का जो प्रोग्राम हुआ था, तो उसके जो लोग यहाँ पे आए सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में मुंबई में है। उसके वजह से इसकी तादाद मुंबई में बढ़ रही है और उसमें काफी हद तक जो हिसाब से हमने यहाँ पे बड़े अनुशासित तरीके से बड़े चरणबद्ध तरीके से बड़े मुस्तैदी से सभी हमारी पुलिस की यंत्रणा मुंबई को काबू में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अनिल जी, सबसे ज्यादा रेड जोन, अभी जो आंकड़ा आया उसके मुताबिक 24,000 अकेले मुंबई में, और अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेड जोन महाराष्ट्र में है। आखिर इस पर कैसे काबू पाएंगे? आपने एक बात जो कही, मैं हमेशा से आपको पिछले 25 सालों से जानता हूं, आपकी बेबाकी ही आपकी पहचान है। तो आखिर सरकार से चूक कहां हुई? धारावी जैसी जगह सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना और उसने सारे मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अनिल जी, देखिए, मैंने पहले बताया कि मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र हो, बड़े अनुशासित तरीके से, बड़े चरणबद्ध तरीके से हम यहाँ पे बड़े मुस्तैदी से, बड़े जद्दोजहद से पूरी यंत्रणा हमारे यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ की महाराष्ट्र की और खास करके मुंबई की परिस्थिति अलग है, उससे आप बाकी शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी पूरी यंत्रणा यहाँ पे काम कर रही है और उसमें मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें जल्द से जल्द हम इसको काबू में करेंगे। अनिल जी, एक और सवाल ये उठता है प्रवासी मजदूरों का, लेकिन मुझे जो जानकारी मिलती है लगातार महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में, आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार घूम घूम कर, चाहे मजदूरों के बीच जाना हो, चाहे पुलिस स्टेशन जाना हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर जाना हो, आप लगातार अलग अलग जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों को लेकर जो स्थिति और जो तस्वीरें आई हैं, वो अपने आप में डराने वाली हैं। कैसा है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री है, हमारे उप मुख्यमंत्री है, बाकी हमारे पूरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं, सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात रही जो श्रमिकों की बात,
श्रमिकों की बात जो है, इको आ रहा है। श्रमिकों की बात जो है, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे इको आ रहा है। अनिल जी आप बोलें, अनिल जी आप अपनी बात रखें। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है जी। इसमें श्रमिकों की बात, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तादाद श्रमिकों की महाराष्ट्र में है और उसी में सबसे ज्यादा तादाद मुंबई में है। और आपको पता है कि बड़ी तादाद हमारे यूपी से बड़ी तादाद में हमारे श्रमिक आते हैं, उसमें बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो इसमें जो बड़ी तादाद है करके हम इनको यहां से हम रेल से यहां से भेज रहे हैं। अभी तक हमने करीबन 390 रेलवे गाड़ी से करीबन 5,40,000 लोग आज के तारीख तक हम भेज चुके हैं। उसी प्रकार हमारी 11,500 बसेस, 11,500 हमारी जो बसेस है स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उसके जरिए से भी हम बाहर में सभी राज्यों को भेज रहे हैं। और उसके लिए हम तो ऐसा है कि आज हमारे यहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से हमको ट्रेनें उपलब्ध होती है, जिस प्रकार से हमको बाकी स्टेट से एनओसी मिलती है, उसी तादाद में हम उनको बाहर में भेज पाते हैं। जी अनिल जी, लेकिन आप लोगों पर यह आरोप भी लगा, कई बीजेपी शासित राज्यों ने यह आरोप लगाया कि आप लोग इन मजदूरों को बसों में बिठाकर बिजासन, बड़वानी इन सीमाओं पर ले जाकर उनके हाल पर छोड़ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कैसा है, हमारा दायित्व है कि उनको उनके बॉर्डर तक छोड़ना बसेस से, और वहां पे समझे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया हमने, तो उनका उत्तर प्रदेश का दायित्व है या मध्य प्रदेश का दायित्व है या राजस्थान का दायित्व है कि उन्होंने अपनी बसेस लगा के उनको अंदर ले जाना चाहिए। हम यहां से बसेस में उनको अपने बाउंड्री तक छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आपको ये बताओ कि उसी प्रकार यहां से जो ट्रेनों में बड़ी तादाद में हम लोगों को भिजवा रहे हैं, श्रमिक लोगों को, आज भी हमको करीबन 600-700 ट्रेनों की आज भी हमको जरूरत है। हम रोज 70-80 ट्रेन यहां से हम भिजवाते हैं पूरे महाराष्ट्र से, चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, नासिक हो, ये सभी जगह से ट्रेनें जा रही है। लेकिन जितनी ट्रेन हमको चाहिए उतनी ट्रेन उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में लोग अपने अपने राज्य में जाने को लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, एक बात मनीष जी मैं आपको आपके ख्याल में ला देता हूं कि यहाँ पे केंद्र शासन ने पहले जाहिर किया था, रेलवे प्रशासन ने पहले ऐलान किया था कि ये श्रमिकों की जो रेल टिकट है उसका 85% भार रेलवे प्रशासन उठाएगा। इस प्रकार की घोषणा रेलवे प्रशासन ने की थी, लेकिन अभी तक रेल प्रशासन ने एक भी पैसा श्रमिकों के टिकट का दिया नहीं। करके मैं गुजारिश करूंगा रेल प्रशासन से कि उन्होंने जो आश्वासित किया था श्रमिक लोगों को कि 85% रेल टिकट का भार उठाएंगे, उनका भार नहीं उठाया करके अभी महाराष्ट्र शासन ने करीबन 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया है। पूरे लोगों की हम टिकट एक से भी महाराष्ट्र शासन पैसा नहीं ले रहा है। सब श्रमिकों को हम हमारे खर्चे से टिकट निकाल के उनके राज्य में हम भेज रहे हैं। जी अनिल जी, लेकिन जहां तक बात की जाए, अगर बात की जाए तो ये अगर मजदूर लौट जाएंगे तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, इस राज्य में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे, नागपुर। ऐसी सूरत में आखिर चिमनियों से धुआं कैसे निकलेगा अगर मजदूर अपने घर लौट गए तो? ऐसा है कि फिलहाल जो हालत है कोरोना की वजह से सभी स्टेट में ये लोग अपने अपने राज्य में जाएंगे, अपने अपने गांव में जाएंगे, वहां पे कुछ दिन रहेंगे, खेतीबाड़ी का काम करेंगे और बाद में इंडस्ट्री या सभी चीजें नॉर्मल होने के बाद में ये सभी लोग वापस आने वाले हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये लोग फिर से वापस आए, फिर से यहाँ पे, क्योंकि राज्य को आगे बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये जाके महीने 1.5 महीने में फिर से हमारे राज्य में, मुंबई में बोलो या महाराष्ट्र में फिर से वापस आने वाले, इनका हम बड़े दिल से हम इनका स्वागत करेंगे। जी अनिल जी, एक बात और दिखाई देती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस
इस समय मुंबई में पहुंच चुकी हैं और वो फ्लैग मार्च कर रही हैं। आपको लगता है कि स्थिति बेकाबू हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, हमने यहाँ पे केंद्रीय पुलिस दल बुलाया। केंद्र का जो पुलिस दल है उनको हमने यहाँ पे बुलाया इसलिए कि अभी आप देखिए कि गए 2 महीने से हमारे पुलिस दिन रात यहाँ पे वे कड़ी धूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें काफी लोग हमारे वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। हमारे पुलिस लोग, हमारे 11 पुलिस भाई हमारे उसमें उन्होंने उनको जान देना पड़ा, उनकी मृत्यु मुखी होगी। बड़े दुख की बात है। ऐसी हालत में हमारे पुलिस भाइयों को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए, उनको विश्रांति मिलना चाहिए। उसके लिए हमने कुछ केंद्रीय पुलिस दल को यहाँ पे 20 कंपनी बुलाई है। और उसके बाद में भी आप देखिए कि उसके बाद में भी अभी जो त्योहार आ रहे हैं, अभी बीच में अभी आगे चल के हमारा गणपति का त्योहार है, बाद में आषाढ़ी का त्योहार है, बाद में हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद का त्योहार है। ऐसे त्योहार के टाइम में भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति अच्छी रहना चाहिए और पुलिस के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए करके हमने 20 कंपनियां केंद्रीय पुलिस की बुलाई, मिलिट्री की नहीं बुलाई। केंद्रीय पुलिस की कंपनियां हमने बुलाई है हमारे पुलिस भाइयों को आराम मिलने के लिए। जी अनिल जी, चूंकि आपने ये मुद्दा छेड़ा है और जैसा कि हमारे पास जानकारी है, लगभग 1500 पुलिसकर्मी जिसमें अफसर हैं वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, क्योंकि लगातार 24 घंटे पुलिस वालों के लिए काम करना, उसके साथ साथ क्राइम डिटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, कंटेनमेंट जोन संभालना, और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी उन पर और आ गई है कि अब माइग्रेंट मजदूरों की सूची भी बनाना। तो इसमें आखिर दूसरे विभाग कहां पर हैं अनिल जी? पुलिस की सहायता के लिए रेवेन्यू विभाग क्यों नहीं आ पाया? नहीं, अभी एक दो दिन पहले ही राज्य शासन ने आदेश निकाली है। खास करके मुंबई में जो हमारे मंत्रालय के जो कर्मचारी है जो 40 साल के नीचे है, उनको हमने करीबन 1,500 लोगों को ये सूची बनाने के काम में कल से लगा दिया है। और ऐसी परिस्थिति जहां भी ये तो मुंबई की बात हुई, इसके अलावा पूना में काम गिरेगा या औरंगाबाद में काम गिरेगा या नासिक में गिरेगा या नागपुर में गिरेगा, वहां भी बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी ये सूची बनाने के काम में या बाकी काम में वो भी हाथ अपना बटोरेंगे। जी अनिल जी, आप कुछ ऐसा विचार कर बनाने के काम में कल से लगा दिया है। और ऐसी परिस्थिति जहां भी ये तो मुंबई की बात हुई, इसके अलावा पूना में काम गिरेगा या औरंगाबाद में काम गिरेगा या नासिक में गिरेगा या नागपुर में गिरेगा, वहां भी बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी ये सूची बनाने के काम में या बाकी काम में वो भी हाथ अपना बटोरेंगे। जी अनिल जी, आप कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले लगातार 60 दिन से काम कर रहे थे, चूंकि आपके अधीन आती है पुलिस, आप गृह मंत्री हैं और एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, क्या आपके मन में ऐसा चल रहा है कि इन्हें कोई प्रोत्साहन अलाउंस दिया जाना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ा रहे इसलिए? क्योंकि मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी अनिल जी, धारावी के पास शाहू नगर पुलिस स्टेशन में आप जब वहां पर एक अफसर एपीआई की मौत हुई थी कोरोना से, तो आप जाकर जो सांत्वना दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपके मन में कुछ इस तरह का भी विचार है कि कोई प्रोत्साहन अलाउंस दिया जाए पुलिस को। जी हाँ, बिल्कुल उसके बारे में हम सोच रहे हैं। हमने जिस प्रकार से हमारी पुलिस यंत्रणा पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र शासन हर प्रकार का निर्णय लेंगी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे पुलिस जो कर्मी जिनको ड्यूटी बजाते टाइम अपनी जान गंवाना पड़ा, ऐसे 11 लोग हैं, उनको भी हमने उनके परिवार को हमने राज्य शासन ने अपने तरफ से 50 लाख रुपए की मदद, उसी प्रकार हमारा पुलिस का निधि है हमारा, और उसके तरफ से 15 लाख, ऐसे मिलके 65 लाख रुपए हमने हमारे तरफ से उनको सहकारी किया है। लेकिन ऐसा है, हमारे पुलिस की जान मतलब आखिर में पैसे से कोई चीज उसमें उसका तोलमाप नहीं हो सकता है। फिर भी जो भी मदद राज्य शासन से लगेंगे, पूरी मदद राज्य शासन, हमारी ये पुलिस यंत्रणा है उसके पीछे, हमारी पूरी जनता है, पूरा राज्य शासन उनके पीछे है। जी अनिल जी, एक और बात सामने आ रही है कि दवाई, उपकरण, ये सारी बातें और सुविधाएं जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही या उसकी कमी देखी जा रही है मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर जितनी हमकी रिक्वायरमेंट है पूरी हमारे पास वेंटिलेटर है।
जितने हमारे टेस्टिंग किट चाहिए उतने हमारे पास टेस्टिंग किट है, सैनिटाइजर है, N95 मास्क है, मेडिसिन की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपको ये बताओ कि मुंबई में हमारे पास जो यहाँ पे आपको ताजुब लगेगा कि हमारे बांद्रा बीकेसी जो है, बीकेसी में हमने 15 दिन में, मनीष भाई, 15 दिन में 1000 बेड का अस्पताल हमने वहां पे खड़ा किया। उसी प्रकार हमारे नेस्को जो गोरेगांव में है, वहां पे हमने 1500 बेड का अस्पताल वहां पे 20 दिन में खड़ा किया। उसी प्रकार रेस्कोस में हमने 300 बेड का अस्पताल वहां पे खड़ा किया। कहने का मतलब कि सभी हमारी मशीनरी जिस प्रकार से जद्दोजहद से काम कर रही है, ये इतने कम दिनों में हमने बड़े बड़े अस्पताल वहां पे खड़े किए, जिसमें पूरी सुविधा है। वहां पे फीवर ओपीडी है, एक्सरे की सुविधा है, पैथोलॉजी लैब है, सभी सुविधा। मतलब हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई भी शहर में किसी चीज की यहाँ पे कमी नहीं है। पूरी मशीनरी इस कोरोना के संक्रमण को किस प्रकार से काबू में लाना चाहिए, उसके लिए दिन रात यहाँ पे काम कर रही है। जी अनिल जी, लेकिन एक और समस्या मुंबई में जो देखने मिली, वो समस्या ये थी अनिल जी कि अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म हो गया और लगातार हजारों श्रमिक मजदूर बांद्रा टर्मिनस पहुंच गए। आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? इस तरह की अफवाहें, लोगों को इस तरह की अफवाहों से कैसे बचा जाए कि आखिर उनको उनके घर पहुंचाने के लिए आखिर रेलवे और प्रशासन ने ये इंतजाम करे हैं, वो सटीक जानकारी मिले। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी श्रमिक यहाँ पे है और जिनका भी हमने प्रबंध बाहर भेजने का किया है, और उसी प्रकार जो परप्रांतीय जो लेबर मतलब श्रमिक जो अलग अलग हमारे पूरे महाराष्ट्र में, चाहे पूना हो, चाहे नागपुर हो, चाहे नासिक हो, यहाँ पे हमने उनके रहने का जो इंतजाम किया है, उनके नाश्ते का, उनके खाने का, उनके पीने का सब इंतजाम हमने किया है। ये लोग जब यहाँ से उधर उत्तर प्रदेश गए या बिहार गए, वहां पे जाके उन्होंने बताया कि हम महाराष्ट्र में इतना दिन थे, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने हमारे खाने पीने का, हमारे रहने का, हमारे नाश्ते का बहुत अच्छा इंतजाम किया, और उसी प्रकार का इंतजाम हमारे राज्य में भी होना चाहिए। इस प्रकार की मांग उन्होंने अपने राज्य से, उनके राज्य में जब पहुंचे वहां पे जाके की, और उन्होंने महाराष्ट्र की तारीफ किया सभी श्रमिक भाइयों ने कि हमारा महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम हुआ। इस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में हमारे श्रमिक भाई है, उनका हमने बड़े अच्छी तरीके से इंतजाम यहाँ पे किया है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इनको जल्द से जल्द उनके राज्य में, उनके गांव में भेजने के लिए रेलवे ट्रेन हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, बाकी भी स्टेट से हमको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा एनओसी मिले, ताकि बड़ी तादाद में हम उनको अपने अपने राज्य में भेज सके। अनिल जी, मुंबई ऐसा शहर है, न केवल आर्थिक राजधानी बल्कि माया नगरी भी है। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये कैसे शुरू होगा अनिल जी? जी हाँ, ऐसा है, फिलहाल तो मुंबई जो है रेड जोन में है। ये थोड़ा हमारे उनसे भी गुजारिश है। मुझे पता है कि हमारा सभी फील्ड के सभी लोग, इंडस्ट्री हो या जो भी है, सभी है। थोड़ा आपको अभी 4th फेज हमारे लॉकडाउन का चालू है। इसके बाद में धीरे धीरे फेज वाइज हमको धीरे धीरे सभी इंडस्ट्री को यहाँ पे चालू करना पड़ेगा, पर उसके पहले हमको इस संक्रमण को नियंत्रित करना है। उसके लिए हम पूरी यंत्रणा हम यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। जी अनिल जी, लेकिन अगर जहां तक बात की आपने कि रेलवे को लेकर सरकार ने आपसे वायदा किया था कि 85% जो किराया है वो केंद्र सरकार देगी, तो रेल मंत्री आप ही के शहर से, आपका शहर तो नागपुर है, लेकिन आप जिस समय अभी जहां से कह रहे हैं वो मुंबई, रेल मंत्री पीयूष गोयल मुंबई से आते हैं, क्या कभी आपकी उनसे या सरकार की कोई उनसे बात हुई है? हमने रेलवे प्रशासन से कई बार गुजारिश की है कि आपने कम से कम जिस प्रकार का बयान दिया था उसके आगे, मैं मनीष जी आपको बताता हूं, अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी अभी 4-5 दिन पहले इसके बारे में फिर से बयान दोहराया है कि हमारी रेलवे प्रशासन, हमारे जो श्रमिक है उनका 85% उनके किराया हम रेलवे प्रशासन उनको बेयर कर रहा है। लेकिन आज तक मैं बताऊं तो ऐसी कोई बात नहीं। इसकी पहले भी जो श्रमिक लोग अपने अपने राज्य में गए, वहां पे पूरा किराए का पैसा वो श्रमिक लोगों ने दिया। अभी गए 15 दिन से पूरा किराया राज्य शासन यहाँ पे दे रहा है, लेकिन एक भी पैसे की मदद जाहिर करने के बाद में, अनाउंस करने के बाद में रेलवे प्रशासन ने दी नहीं। उन्होंने जल्द से जल्द ये हमारे श्रमिक भाइयों को जो ट्रेन से वो अपने अपने राज्य में जाना चाहते हैं, उनको जाने के लिए उन्होंने किराया नहीं लेना चाहिए, ऐसी हमारे आपके प्रोग्राम द्वारा फिर से रेलवे प्रशासन को हमारी गुजारिश है। जी
अनिल जी, आपसे एक जानकारी जानना चाहेंगे कि इस समय रेड जोन में है महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े शहर, रेड जोन में है, मुंबई रेड जोन में है। आखिर आपकी रणनीति क्या है, इससे कैसे उभरा जाए? ऐसा है कि हमारी रणनीति ऐसा है कि अभी हमारे को जिस प्रकार से हम जो भी गाइडलाइन राज्य शासन ने दी है उसको बड़े अच्छी तरीके से हमारे मुंबई वाले या पूरे महाराष्ट्र के लोग अभी कोऑपरेट कर रहे हैं। जिसको भी हमने बताया कि जिसको भी ये बहुत ही जरूरी चीजें लाने जाना है उसमें घर का एक आदमी जाएगा और एक बार एक ही घर का आदमी बाहर जाके जो भी खरीदना है खरीदेगा। उसके लिए अच्छा कॉपरेशन हमको मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो संख्या बढ़ रही है उसके ऊपर अच्छी तरीके से नियंत्रण पाने के लिए हमारे मेडिकल का हमारे सब डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी हमारे जो महानगर पालिका के कर्मचारी जो साफ सफाई करते रहते हैं, हमारे पुलिस है, ये सभी लोग अच्छी तरीके से इसको नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। जी अनिल जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो विश्वास ये है कि यकीन कर मुंबई फिर दौड़ेगी, हाथ में वड़ा पाव भी होगा और एक कटिंग चाय भी होगी। आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अब वक्त है एक ब्रेक का। जी हां, ब्रेक के उस पार पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक चक्रवाती तूफान के आए कहर अम्फान का विस्तृत ब्यौरा एक छोटे से ब्रेक के बाद।